साथियों नमस्कार। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हम लोग इस कड़ी में जो बात करने जा रहे हैं, मैंने क्या किया है कि जो राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान के इतिहास से संबंधित कुल 120 क्वेश्चंस, कितने 120 क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। और 120 क्वेश्चंस में हम लोगों ने जो राजस्थान का लगभग कंप्लीट इतिहास है, उस कंप्लीट इतिहास को कवर करने का प्रयास किया है। 120 क्वेश्चन है और क्वेश्चन किस प्रकार के हैं आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है, गुहिल वंश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। गुहिल वंश के संबंध में 4 पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हैं और नीचे लिखा है, दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर मैंने 4 ऑप्शन बनाए हैं। अब आपको ये देखना है कि ऊपर के जो 4 पॉइंट हैं उनमें से कौन सा सही है। 1 और 2 हो सकता है, 2 और 3 हो सकता है, 1, 2 और 4 हो सकता है, 1, 2, 3 और 4, यानी चारों भी सही हो सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चंस यहाँ बने हैं और आप सब समझ सकते हैं इस बात को कि ये क्वेश्चंस हैं, इनमें निश्चित तौर से हमारी समझ है वे विकसित होगी। किसी विषय वस्तु की जानकारी है, उसको यहाँ बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को परखने का मौका मिलेगा। 120 क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पर आधारित है। यानी जो 120 क्वेश्चन, उनकी जो क्वालिटी है, उनका जो प्रारूप है, वे प्रारूप इसी तरीके से आधारित है। और हम लोगों को ये चेक करना है कि इसमें सही कौन कौन से हैं। तो होगा क्या, अब मैं आप थोड़ा समझ लें आप लोग कि ये क्वेश्चन 120 हैं, 120 क्वेश्चंस हैं। 120 क्वेश्चंस में हम लोगों को लगभग 12 या 13 घंटे का समय लगेगा। कितने? 12 या 13 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को हमें बहुत बारीकी से समझना है और उनसे संबंधित जो अन्य बातें हैं उनको भी मैं यहाँ क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रत्येक पार्ट में लगभग 10 क्वेश्चन उठाएंगे। कितने क्वेश्चन उठाएंगे? 10। और 10 क्वेश्चंस उठाएंगे हम लोग यहाँ, तो लगभग 50 मिनट या 60 मिनट के आसपास हमारा एक पार्ट बनेगा। यानी लगभग 10 से 12 पार्ट इस सीरीज के चलेंगे। लेकिन आप ये तय मानना, अगर ये सीरीज आपने निकाल ली तो मेरे हिसाब से आप लोग राजस्थान का इतिहास है, उस राजस्थान के इतिहास का रिवीजन भी कर लेंगे और बहुत से आंकड़े आप लोगों को यहाँ नए मिलेंगे, आपके एग्जाम में काम देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे सवाल जो एग्जाम में आते हैं, उन सवालों को आप लोग निश्चित तौर से कर पाएंगे। ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। तो करें हम लोग शुरू। आइए मेरे साथ जुड़िए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, गुहिल वंश के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 नंबर बिंदु है, गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिलादित्य द्वारा की गई थी। देखिए ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है कि गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी, कई जगह 565 मिलता है, तो 566 ईस्वी में गुहिलादित्य द्वारा की गई थी। ये बात बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कालभोज को कहा जाता है। ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3, कालभोज गुहिलादित्य का पुत्र था। ये बात गलत है। ये बात गलत है, अभी बताऊंगा मैं आपको। पॉइंट नंबर 4, गुहिल वंश की जो प्रथम राजधानी थी वे राजधानी नागदा थी। ये बात भी सही है। यानी इस क्वेश्चन में जो हम लोग बात करें तो 1 नंबर सही था, 2 नंबर सही था, 3 नंबर गलत और 4 नंबर सही था। पहले ये बता दूं मैं आपको कि ये 3 नंबर गलत क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है कालभोज के पिता का नाम गुहिलादित्य था। नहीं, इनके पिता का नाम गुहिलादित्य नहीं था, इनके पिता का नाम था नागादित्य। क्या नाम था? नागादित्य। इसलिए पॉइंट नंबर 3
यहाँ गलत है। इसका मतलब इसमें जो सही आंसर होगा वे होगा से 1, 2 और 4। समझ में आ गया। अब हम बहुत डिटेल से बात करते हैं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहले लिखा है गुहिल वंश की स्थापना 566 ईस्वी में गुहिलादित्य द्वारा की गई थी। देखिए, हम लोग जो बात करने जा रहे हैं ये राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। राजस्थान का मानचित्र मैंने यहाँ बनाया है और मेवाड़ का जो पार्ट रहा है इस मेवाड़ की हम बात कर रहे हैं। यहाँ एक हम लोग बात करें तो शिलादित्य नाम का एक आदमी था और ये शिलादित्य हैं, इनकी पत्नी का नाम था पुष्पावती। क्या नाम था? पुष्पावती। और पुष्पावती के जो पुत्र हैं उनका नाम है गुहिलादित्य। यानी गुहिलादित्य शिलादित्य के पुत्र हैं और पुष्पावती इनकी माँ है। इस गुहिलादित्य ने जो स्थापना की किसकी? गुहिल वंश की। यानी इन्होंने जो गुहिल वंश की स्थापना की ये स्थापना 565 या 66 ईस्वी में की गई और गुहिल वंश जो राज्य करेगा ये यहां करेगा। समझ में आया आपके कि गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की कब की? 566 ईस्वी में। तो 1 नंबर ऑप्शन आपके समझ में आ गया। दूसरा हम बात करें गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कालभोज को कहा जाता है। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कालभोज कौन था। एक राजा था नागादित्य। क्या नाम था? नागादित्य। ये राजा का नाम है। नागादित्य की भील लोग हैं, भीलों ने इनकी हत्या कर दी, यानी नागादित्य मर गया। और ये नागादित्य का जो पुत्र है उनका नाम है कालभोज। क्या नाम है? कालभोज। और इसी कालभोज को हम बापा रावल भी कहते हैं। यही कालभोज बापा रावल भी कहलाएगा। नागादित्य का पुत्र का नाम क्या है? कालभोज। अब आपकी जानकारी में यह है कि आपकी स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 3 दिखाई दे रहा है। यह कह रहा है कि कालभोज गुहिलादित्य का पुत्र था। नहीं, कालभोज नागादित्य का पुत्र था। अब ये जो कालभोज है ये रहा, कालभोज। ये कालभोज हैं, इनके पिता का नाम नागादित्य और इनकी क्या कर दी? भीलों ने हत्या। तो बताया जाता है कालभोज मात्र 3 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 3 वर्ष के। और इन्हें नागदा ले जाया गया। नागदा में जो ब्राह्मण हैं वे ब्राह्मणों की गाय चराने का काम कालभोज किया करता था। तब वहाँ गाय चराने के काम कालभोज किया करता था तो जंगलों में एक ऋषि तपस्या करता था। जंगलों में एक ऋषि तपस्या करता था और उन ऋषि का नाम है हारित ऋषि। हारित ऋषि। हारित ऋषि तपस्या किया करते थे भगवान शिव की। तो भगवान शिव से हारित ऋषि ने कालभोज के लिए मेवाड़ का राज्य मांगा था और मेवाड़ का राजा बनने का आशीर्वाद उनको दिया कालभोज को। और इसी आशीर्वाद से 734 ईस्वी में, कब? 734 ईस्वी में चित्तौड़, क्या? चित्तौड़ के राजा हैं, उनका नाम है मान मौर्य। मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ पर कब्जा किया था। यानी बीच में गुहिल वंश के शासक मेवाड़ को खो चुके थे। मान मौर्य लोग आ गए थे।
मान मौर्य को 734 ईस्वी में पराजित करके कालभोज ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया था। इसलिए गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कालभोज को कहा जाता है। पॉइंट नंबर 4, गुहिल वंश की पहली जो राजधानी थी, कौन से वंश की? गुहिल वंश की जो पहली राजधानी थी वे नागदा थी। इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है। इसका मतलब 1 नंबर क्वेश्चन आपके समझ में आ गया। चलें आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें कालभोज के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उसी कालभोज की बात यहां गई है। कालभोज ने राजगुरु और चकवे की उपाधि धारण की थी। बिल्कुल सही है, कालभोज ने राजगुरु और चकवे की उपाधि धारण की थी। 1 नंबर बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें तो पॉइंट नंबर 2, कालभोज को हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। कालभोज को हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था। मैंने अभी बताया है कि हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही कालभोज मेवाड़ का राजा बना और 734 ईस्वी में चित्तौड़ के राजा मान मौर्य को पराजित करके चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा। चिंतामणि विनायक वैद ने बप्पा रावल को स्पेन के राजा चार्ल्स मार्टिल की संज्ञा दी थी। यह बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4, कालभोज ने गुहिल वंश का देवता एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। यह भी सही है। तो 2 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें चारों पॉइंट सही है। चारों के चारों पॉइंट हैं, चारों के चारों सही हैं। इसका मतलब इसमें यह हुआ कि जो सही ऑप्शन होगा वे द होगा, 1, 2, 3 और 4। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं ये क्वेश्चन की राम कहानी क्या है। देखिए, शुरू करते हैं हम लोग। कालभोज ने राजगुरु और चकवे की उपाधि धारण की थी। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। कालभोज ने राजगुरु और चकवे की उपाधि धारण की थी। अब देखें, मैं आपको पहले भी समझा रहा था कि कालभोज हैं, ये कालभोज हरित ऋषि के आशीर्वाद से ही मेवाड़ के राजा बने थे और हरित ऋषि ने कालभोज को एक उपाधि दी, उसका नाम है बापा रावल और दूसरी उपाधि का नाम है एकलिंग जी का दीवान। क्या नाम है? एकलिंग जी का दीवान। कालभोज को ऊपर राजगुरु और चकवे की उपाधि दी गई है। पॉइंट नंबर 2, कालभोज को हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ। पिछले क्वेश्चन में समझा चुका हूं। हरित ऋषि ने 2 उपाधि दी, बापा रावल और एकलिंग जी के दीवान की। ये उपाधि क्यों दी? ध्यान सुने आप लोग। हुआ क्या कि भगवान जो शिव है, भगवान शिव की तपस्या किया करते थे। कौन? हरित ऋषि। और हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। अब क्या किया, जहां पर शिवलिंग था, राजा बनने के बाद में क्या किया कालभोज ने, जहां शिवलिंग था, वर्तमान में हम बात करें उस स्थान की तो उदयपुर जिले में आता है और उस स्थान का नाम है कैलाशपुरी। क्या नाम है? कैलाशपुरी। तो कैलाशपुरी उदयपुर में जहां शिवलिंग था वहीं पर कालभोज ने एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। एकलिंग जी का मंदिर बनवाया, यानी एकलिंग जी का मंदिर कालभोज बनवा रहे हैं। और इसके बाद में मेवाड़ में जितने भी राजा हुए, सभी राजाओं ने एकलिंग जी की पूजा की। इसलिए यह कहा जाता है कि कालभोज ने जो शासन किया, यह कहा कि वास्तविक जो शासक है मेवाड़ का वे तो एकलिंग जी हैं, मैं तो एकलिंग जी का दीवान हूं। तो 4 नंबर, कालभोज ने गुहिल वंश का देवता एकलिंग जी का मंदिर बनवाया था। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं
कि मेवाड़ के महाराणा तब एक लिंग जी का आशीर्वाद लिया करते थे, तो वे आशीर्वाद आसन का लेना कहलाता है। क्या कहलाता है? आसन का लेना। आपसे पूछा जाए आसन का लेना क्या है, तो आप बता देंगे मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के शासक एक लिंग जी के आशीर्वाद को प्राप्त करते थे, तो उसे आसन का लेना कहते थे। तो 4 पॉइंट समझ में आ गए। कालभोज ने राजगुरु और चकवे की उपाधि धारण की थी। कालभोज को हरित ऋषि के आशीर्वाद से मेवाड़ का राज्य प्राप्त हुआ था, यह भी सही है। चिंतामणि विनायक वेद ने भप्पा रावल को स्पेन के राजा चार्ल्स मार्टेल की संज्ञा दी थी। देखिए एक नाम आया हमारे पास में यहाँ, भप्पा रावल। तो ध्यान रखना, भप्पा रावल भी कालभोज की ही उपाधि है, जो कौन देगा? हरित ऋषि। ये आप ध्यान रखें। और पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें, कालभोज ने गुहिल वंश का देवता एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था। चलिए आगे देखिए, हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आए। क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, पहला यह है कि मेवाड़ के राजा अल्लट के संबंध में हम लोग बात कर रहे हैं। अल्लट को ख्यातों में आला रावल की उपाधि दी गई है, यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था, यह बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3, अल्लट ने अपनी राजधानी गोगुंदा को बनाई थी। आप लोग बताइए, यह सही है क्या? सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो गोगुंदा शब्द लिखा है, ये गोगुंदा को राजधानी नहीं बनाई। अल्लट ने जो राजधानी बनाई थी वे आहेड़ को बनाई थी, इसलिए गलत है। और पॉइंट नंबर 4, अल्लट ने अपने राज्य में श्रीपति को अक्षपटालाधीश नियुक्त किया था, यह बात भी सही है। देखिए अभी एक आरपीएससी का पेपर हुआ था 2018-19 में, उसमें यह पूछा गया कि ये एक पद का नाम दिया और ये पूछा गया इस पद का मतलब क्या था मेवाड़ में, ये पद किसका होता था। तो मेवाड़ में एक अधिकारी होता था, जो अधिकारी आय और व्यय का जो लेखा जोखा रखता था, उस अधिकारी को अक्षपटालाधीश कहते थे। इसका मतलब यह हुआ कि केवल जो 3 नंबर है, ये 3 नंबर गलत है, बाकी 1 नंबर सही है, 2 नंबर सही है और नंबर 4 भी सही है। इसका मतलब क्या बनेगा? से 1, 2 और 4। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं क्या राम कहानी है इनकी। देखिए हम बात कर रहे हैं अल्लट। अल्लट कौन था? सबसे पहले ये जानकारी मैं आपको लाता हूं। एक राजा था, उनका नाम भरत भट्ट। भरत भट्ट की एक पत्नी है, उनका नाम है महालक्ष्मी। क्या नाम है? महालक्ष्मी। और महालक्ष्मी के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है? अल्लट। अल्लट किसके पुत्र हैं ये? महालक्ष्मी के। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं। इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही, क्या लिखा है मैंने? नौकरशाही, नौकरशाही का गठन किया था। आज भी कहते हैं भाई ये तो नौकरशाही आदमी है, उनका कोई मुकाबला थोड़ी है। तो नौकरशाही जो प्रथा है, नौकरशाही का जो गठन किया गया सबसे पहले मेवाड़ में, वे अल्लट ने किया। इन्होंने क्या किया? इन्हें जो ख्यात हैं, इन ख्यातों में एक उपाधि दी गई है, उसका नाम है आलू रावल। अब ये तो मुझे पता नहीं है कि इसका मतलब क्या होता है। तो आलू रावल की इन्हें उपाधि दी गई और इन्होंने क्या किया कि जो नागदा है, नागदा से जो अपनी राजधानी है वे यहां से स्थानांतरित की जाएगी। जो अपनी राजधानी है वे राजधानी को यहां से स्थानांतरित की जाएगी और स्थानांतरित करके ये राजधानी आहेड़ को बनाई जाएगी। आहेड़, इसको ये राजधानी बनाई जाएगी और यहां पे एक मंदिर बनाया जाएगा, उस मंदिर का नाम है वराह मंदिर। तो ये कहानी किसकी है? अल्लट की।
भरत भट्ट की पत्नी महालक्ष्मी के पुत्र हैं अल्लट, और इन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया। इन्हें ख्यातों में आला राउल कहते हैं। इन्होंने आहेड़ को अपनी राजधानी बनाई और आहेड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया। और इसी से संबंधित नीचे ये तीनों चारों पॉइंट क्लियर हो गए। देखिए अब इसको याद कैसे करेंगे। भरत भट्ट की पत्नी महालक्ष्मी का पुत्र अल्लट, भरत भट्ट की पत्नी महालक्ष्मी का पुत्र अल्लट नौकरी लगते ही, जैसे ही नौकरी लगा तो क्या लेकर आया, आलू लेकर आया। कहाँ चढ़ाया, आहेड़ में। कौन से मंदिर में, वराह मंदिर में। तो एक लाइन में हम लोग बोल सकते हैं भरत भट्ट की पत्नी महालक्ष्मी के पुत्र अल्लट नौकरी लगते ही आलू लेकर आया, आहेड़ के वराह मंदिर में चढ़ाया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे चलते हैं, आगे क्या कहते हैं। आगे हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 4 आ गया। पहले देखते हैं सही गलत कौन कौन से हैं। 4 में हम बात करें नंबर 1, मेवाड़ के राजा रण सिंह के समय गुहिल वंश का बंटवारा होकर रावल शाखा और राणा शाखा का जन्म हुआ था। यह बात बिल्कुल सही है। 2 नंबर की हम बात करें, मेवाड़ का शासक सामंत सिंह ने अपने राज्य में कीर्तिपाल चौहान से पराजित होकर वागड़ के शासक चोर सिमलक को पराजित करके वहां पर गुहिल वंश की स्थापना की। यह बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3, मेवाड़ के शासक जैत्र सिंह ने 1227 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के राजा इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में पराजित किया था। यह बात भी बिल्कुल सही है। 4 नंबर की हम बात करें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ का शासक जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा है। ये बात भी सही है। यानी इसमें चारों बातें सही हैं, चारों बातें सही हैं। इसका मतलब राइट जो आंसर होगा वे क्या होगा, द। क्या होगा, द। ये पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो 120 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ उसे आप लोग डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट निकलवा लें और उसे बिल्कुल अपने सामने रखें और मेरी बात को आराम से समझते जाएं। देखिए द सही है, इन 4 ऑप्शन सही हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये पॉइंट क्या कह रहे हैं, इनकी क्या कहानी बनेगी। आराम से मेरी बात को समझे। देखिए 1 नंबर समझाता हूं। सबसे पहले मैं आपको मेवाड़ के राजा रण सिंह, यानी मेवाड़ में एक राजा है, उनका नाम क्या है, रण सिंह। ये रण सिंह एक मेवाड़ के राजा हैं। इनके समय गुहिल वंश का बंटवारा होगा। बंटवारा कैसे होगा कि इनके 2 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं, 2। एक पुत्र है, उनका नाम है क्षेम सिंह, और दूसरे पुत्र हैं, उनका नाम है राहब। क्षेम सिंह और राहब 2 पुत्र हैं इनके। दोनों भाइयों ने अपना जो गुहिल वंश है उसका बंटवारा कर लिया। कैसे किया, क्षेम सिंह ने एक शाखा बनाई, उसका नाम है रावल, रावल शाखा, ये बन गई। और दूसरी हम बात करें राहब की, तो इन्होंने क्या किया, राणा शाखा बना ली। क्या बना ली, राणा शाखा। तो आपके 1 नंबर पॉइंट ये कह रहा है मेवाड़ के राजा रण सिंह के समय गुहिल वंश का बंटवारा होकर रावल शाखा और राणा शाखा का जन्म हुआ था। बिल्कुल बात सही है। क्षेम सिंह ने रावल शाखा की नींव रखी और राहब ने राणा शाखा की नींव रखी। रावल शाखा है ये मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगी और इसके जो राजा हुए हैं अपने नाम से पहले क्या लगाएंगे, रावल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रावल लगाएंगे। रावल क्षेम सिंह, रावल सामंत सिंह, रावल जैत्र सिंह, रावल तेज सिंह, रावल समर सिंह और रावल रतन सिंह। रावल शाखा का जो अंतिम राजा होगा उसका नाम क्या है, रावल रतन सिंह। यानी रावल रतन सिंह है, ये रावल रतन सिंह, ये रावल रतन सिंह अंतिम राजा होंगे किसके, रावल शाखा के।
इसे और थोड़े विस्तार समझाता हूं मैं आपको। देखिए, रावल छेम सिंह इन्होंने क्या किया, रावल शाखा की नींव रखी। रावल शाखा, इसमें राजा बनते चले गए और आगे चल के एक राजा आया, रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह 1303 ईस्वी में मर जाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय रावल रतन सिंह मर जाएंगे। इनके कोई वंशज नहीं बचेंगे। मैं बात कौन सी ईस्वी की बता रहा हूं, 1303 ईस्वी की। देखिए, 1303 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। ये रहा 1303 ईस्वी। 1303 ईस्वी से लेकर हम बात करेंगे 1326 ईस्वी। समझ में मेरी बात को? 1303 ईस्वी और उधर क्या लिखा है मैंने, 1326 ईस्वी। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया 1303 ईस्वी में। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ अपने पुत्र खिजरा खां को सौंप दिया। खिजरा खां इसे आगे मालदेव चौहान, ध्यान रखना, मालदेव राठौड़ नहीं है, मालदेव चौहान है। मालदेव चौहान कौन थे? आपके जो जालोर है, जालोर के कानड़देव चौहान है। कानड़देव चौहान के भाई थे, उनका नाम है मालदेव चौहान। इनकी लंबी लंबी मूछें हुआ करती थी, इसलिए इन्हें मूछाला मालदेव भी कहा जाता है। यानी मालदेव राठौड़ नहीं है, मालदेव कौन है? चौहान। और कहाँ के हैं? जालोर के हैं, कानड़देव के भाई हैं। इसका मतलब कहानी ये बनी कि 1303 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी ने खिजरा खां को सौंपा। खिजरा खां ने मालदेव चौहान को, चित्तौड़ मालदेव चौहान को दे दिया। अब मैं बात कर रहा हूं 1326 ईस्वी की। देखिए, मैंने अभी पीछे बताया है कि एक राणा शाखा की भी स्थापना हुई और राणा शाखा गद्दी पर नहीं बैठी। ये सिसोदा गांव की जागीर इनके पास थी और यहां 1326 में राणा शाखा का एक व्यक्ति हुआ, उनका नाम है हम्मीर। तो क्या बन गया? राणा हम्मीर। राणा क्यों लगाया है? क्योंकि राणा शाखा से संबंधित था। राणा हम्मीर ने 1326 ईस्वी में मालदेव चौहान के पुत्र को पराजित करके चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया था। और फिर यहां से ये गुहिल वंश है, इसका नाम बदलकर सिसोदिया वंश हो जाएगा। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि गुहिल वंश का बंटवारा किस तरीके से हुआ था। पॉइंट नंबर 2 को समझिए आप। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? देखिए, ये हमारे पास मेवाड़ है, ये मेवाड़ की हम बात करें। देखिए, यहां हमारे पास मेवाड़ है और नीचे हमारे पास में बागड़ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को हम लोग क्या बोलते हैं? बागड़ बोलते हैं। मेवाड़ के एक शासक हैं रावल क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि रावल शाखा संबंधित थे। रावल सामंत सिंह पर किसने आक्रमण किया? कीर्तिपाल चौहान ने आक्रमण किया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो रावल सामंत सिंह यहां से भाग गए। कौन भाग गए? रावल सामंत सिंह। यानी रावल सामंत सिंह यहां से भाग गया। और अभी मैंने बताया है नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्या? बागड़ में चले गए। और बागड़ में जो शासक होते थे उनका नाम है चौर सिमलक। इन्हें पराजित करके बागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की? गुहिल वंश की स्थापना की। और ये ध्यान रखना कि बागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की, तब इसकी जो राजधानी है
वे बड़ौदा हुआ करती थी। देखिए यह मेवाड़ है, यह डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बागड़। यहाँ का शासक सामंत सिंह भाग गया और बागड़ में जाके गुहिल वंश की स्थापना की। बागड़ में डूंगरपुर बांसवाड़ा का इलाका। अब बात करें सामंत सिंह ने बागड़ में जब गुहिल वंश की स्थापना की तो इसकी प्रारंभिक राजधानी बड़ौदा थी। इसलिए आप समझ लेना मेवाड़ के गुहिल अलग हैं और बागड़ के गुहिल अलग हैं। मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना गुहिलादित्य ने की और बागड़ में गुहिल वंश की स्थापना किसने की? सामंत सिंह ने, क्योंकि नाडोल के कीर्तिपाल चौहान से ये पराजित होके यहाँ से गए थे। चलें आगे। पॉइंट नंबर 3 सामान्य है, इल्तुतमिश को भूताला के युद्ध में पराजित किया था। पॉइंट नंबर 4 डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ का शासक जैत्र सिंह के शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का सुवर्ण काल कहा था। यह भी बात सही है, समझने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करें तो 5 में हम लोग सबसे पहले 1 को देखें। मेवाड़ के शासक तेज सिंह ने उमापति वरलब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि धारण की थी। ये बात बिल्कुल सही है, समझने वाली कोई बात नहीं है। चित्तौड़ के एक फारसी लेख में अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर कहा है। ये बात भी सही है, समझने वाली कोई बात नहीं है। पॉइंट नंबर हम 3 की बात करें। 3 में लिखा है बदायूंनी ने राणा हम्मीर को प्रबल हिंदू राजा कहा है। बताइए क्या यह बात सत्य है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरा पक्का वादा है कि 120 क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाई गई है इसे आप तक पहुंचा दूंगा। 10-12 घंटे हमें जरूर लगेंगे। पॉइंट नंबर 3 बदायूंनी ने राणा हम्मीर को प्रबल हिंदू राजा कहा है। प्रबल हिंदू राजा कहा है, यह गलत है। आप बता सकते हैं गलत क्यों है? अगर किसी की जानकारी में है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। गलत इसलिए है कि ये जो बदायूंनी शब्द है इन्होंने नहीं कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। इसलिए पॉइंट नंबर 3 गलत है। कर्नल जेम्स टोड ने राणा हम्मीर को प्रबल हिंदू राजा कहा, यह होना चाहिए, लेकिन कर्नल जेम्स टोड के इस तरफ मैंने क्या लिखा है? बदायूंनी, इसलिए गलत है। पॉइंट नंबर 4 जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यह आपसे सवाल पूछा भी गया है। अधीनस्थ बोर्ड ने एक बार सवाल पूछा था कि महाराणा कुंभा कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? महाराणा कुंभा वीणा वादन में निपुण थे, इसलिए उन्हें वीणा वादन प्रिवेणन कहा जाता है। तो यह भी एक सामान्य बात है, सही है। इसका मतलब यह हुआ, यदि हम बात करें इस क्वेश्चन के सही जो ऑप्शन कौन सा होगा तो वह होगा से। क्यों होगा? क्योंकि 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर में कर्नल जेम्स टोड आना चाहिए, यह गलत है, और 4 नंबर भी सही है। हम बात करें अब क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये क्या कह रहा है, इसकी चर्चा करें हम लोग। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा। बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 2 राणा सांगा को सिसोदिया वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, यह गलत है। 2 नंबर गलत है। सिसोदिया का वास्तविक संस्थापक इन्हें नहीं कहा जाता, क्योंकि हम बात करें सिसोदिया वंश का संस्थापक तो राणा हम्मीर को कहा जाता है। इसका पहले नाम गुहिल वंश, तो गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य को और वास्तविक संस्थापक कालभोज को कहा जाता है, यह गलत है। पॉइंट नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के शासक रतन सिंह को पराजित करके 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। यह बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4 मेवाड़ महाराणा मोकल ने परमार राजा बोहज द्वारा निर्मित त्रिभुवन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ये बात भी सही है। इसका मतलब इसमें जो गलत है वे 2 नंबर है। तो सही आंसर कौन सा होगा? 1 भी सही था, 2 गलत था, 3 और 4 सही थे। अब मैं आपको बात करता हूं क्या कहानी है इन क्वेश्चनों की, क्या कह रहे हैं ये पॉइंट। देखिए मेरे साथ जुड़िए। हम लोगों ने 1 नंबर की हम बात करें
तो लिखा हुआ है 1540 ईस्वी में क्या कहानी देखिए कि जो 1303 में चित्तौड़ का साका हुआ, उसमें जो आक्रमण का कारण बताया है वे कारण पद्मिनी को बताया है। और ये कहानी है, ये पद्मावत में लिखी गई है। पद्मावत एक पुस्तक का नाम है। पद्मावत में ये बात लिखी है किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है और 1540 में लिखी है। शेरशाह सूरी के समय लिखी गई है, यानी 1303 के 237 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 237। इसका मतलब क्या हुआ? 237 ही आएगा भाई। हाँ, 237 यानी 1540 ईस्वी में पद्मिनी के ऊपर ये कहानी लिखी गई है, ये पद्मावत में लिखी गई है। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरे में समझने वाली बात नहीं है। तीसरे में आप ध्यान रखना थोड़ा कि एक आपको 26 अगस्त 1303 मिलेगा और एक आपको 28 जनवरी, कितनी जनवरी? काफ़ी किताबों में फरवरी मिलेगा, जो गलत है। 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण से संबंधित दो तिथि आपको याद रखनी है। एक 28 जनवरी 1303 ईस्वी और एक 26 अगस्त 1303 ईस्वी। ध्यान रखना, 28 जनवरी 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से चित्तौड़ आक्रमण के लिए चला है। 8 माह के, लगभग 8 माह के पड़ाव के बाद 26 अगस्त 1303 ईस्वी को चित्तौड़ के दुर्ग पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि पहला साका 1303 ईस्वी में हुआ, हमारी जानकारी में है, लेकिन हमें तिथि भी ध्यान रखनी है। और वे तिथि कौन सी है? 26 अगस्त 1303 ईस्वी की है। 4 नंबर को समझिए। 4 नंबर क्या कह रहा है? देखिए, 4 नंबर ये कह रहा है कि एक राजा भोज, क्या नाम है? राजा भोज। राजा भोज ने एक मंदिर बनवाया था, उसका नाम है त्रिभुवन मंदिर। और यह मंदिर बना चित्तौड़ में। कहाँ बना? चित्तौड़ में। राजा भोज ने एक मंदिर बनवाया, उनका नाम क्या है? त्रिभुवन मंदिर। और यह मंदिर कहाँ बनेगा? चित्तौड़ में बनेगा। अब क्या हुआ कि जो महाराणा मोकल हुआ, महाराणा मोकल, आगे चर्चा करूंगा इसकी। महाराणा जो मोकल हुआ, महाराणा मोकल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवा दिया, यानी पुनः निर्माण करवा दिया। पुनः निर्माण करवा के इस मंदिर का जो नाम है वे मंदिर समादेश्वर मंदिर या समाधीश्वर मंदिर बना। तो ये बात भी समझ में आ गई कि चित्तौड़ में जो त्रिभुवन नारायण का मंदिर है उसका निर्माण करवाया राजा भोज ने करवाया, लेकिन उसका जीर्णोद्धार मोकल ने करवाया। मोकल ने करवाया तो उस मंदिर का नाम क्या हो गया? समादेश्वर मंदिर या समाधीश्वर मंदिर। तो 6 नंबर क्वेश्चन की भी स्थिति एकदम क्लियर हो गई। देखिए, मैंने यहाँ क्वेश्चंस बनाए हैं, वे क्वेश्चंस ऐसे बनाए हैं कि इतिहास क्रम से चल रहा है। हम शुरू से चलेंगे लास्ट तक, तो क्रम से चल रहे हैं और क्रम से ही सवाल बनाए गए हैं ताकि हम शुरू से इतिहास को पूरा रिपीट कर लें। लगभग सभी राजाओं को मैंने कवर किया है और उनकी मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, उन घटनाओं को मैंने यहाँ कवर किया है ताकि पूरा का पूरे इतिहास का आपका रिवीजन हो जाए और बहुत मजा आ जाएगा आपको। ये 120 क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, 120 क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो लास्ट में बहुत बड़ा आनंद आप लोगों को दे दूंगा। मेरे साथ आप लोग बने रहें बस। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करें। 7 क्या कह रहा है? नंबर 1 ये कह रहा है कि महाराणा लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली। बिल्कुल सही है। महाराणा लाखा के दरबार में झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक विद्वान रहते थे। ये बात भी बिल्कुल सही है। महाराणा लाखा का शासनकाल 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा था। ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 4, महाराणा लाखा के पुत्र राजकुमार चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये बात भी सही है। यानी इसमें चारों जो पॉइंट हैं, चारों के चारों पॉइंट सही हैं। चारों के चारों पॉइंट सही हैं
इसका मतलब इसमें राइट आंसर क्या होगा? द। क्या होगा? द। अब हम बात करते हैं इन पॉइंटों की क्या कहानी है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से समझना। मैं बात कर रहा हूं महाराणा लाखा। ये लिखा मैंने महाराणा लाखा। ये महाराणा लाखा का जो शासनकाल रहा है 1382 से 1421 ईस्वी रहा है। इनके समय में जो उदयपुर है, उदयपुर में जावर पड़ता है और जावर में चांदी की खान निकली। ये बात भी समझ में आ गई। इनके दरबार में जो दरबारी कवि हैं उनका नाम, एक का नाम झोटिंग भट्ट है और धनेश्वर भट्ट है। ये भी हमारे समझ में आ गया। देखिए इतना समझिए आप लोग। पहले इसे याद करवाता हूं। महाराणा लाखा हम लोग पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनके समय जावर में चांदी की खान निकली। जावर में चांदी की खान निकली जो झट से ही क्या मिला? धन मिला। झट से ही धन मिला तो लखपति बन बैठा। यानी जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली तो झट से ही धन मिला तो क्या बन बैठा? लखपति बन बैठा। लखपति मतलब महाराणा लाखा, झोटिंग झट मतलब झोटिंग भट्ट, धन मतलब धनेश्वर भट्ट। 1 नंबर और 2 नंबर समझ में आ गया। 3 नंबर, यानी आप देखिए मेरे साथ कि मैंने क्वेश्चंस जो बनाए हैं वे क्वेश्चंस इस तरीके से बनाए कि कहानी अपने आप में स्पष्ट हो रही है। तीनों पॉइंटों के आपको जवाब मिल गए हैं। महाराणा लाखा के समय जावर उदयपुर में चांदी की खान निकली। महाराणा लाखा के दरबार में झोटिंग भट्ट यानी झट से ही धन मिला। झोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट नामक विद्वान रहते थे। इनका जो शासनकाल रहा है वे 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अब हम पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है? देखिए पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि हम बात करें महाराणा लाखा। ये रहा महाराणा लाखा। महाराणा लाखा, महाराणा लाखा के एक पुत्र थे और उनका नाम है राजकुमार चुंडा। चुंडा। इधर देखें तो महाराणा लाखा का एक विवाह हम और करवाएंगे अंसाबाई से। अंसाबाई को आप सब जानते होंगे कि मारवाड़ की राजकुमारी थी, राव चुंडा की पुत्री थी और रणमल की बहन थी। रणमल ने अंसाबाई का विवाह महाराणा लाखा के पुत्र चुंडा से करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी कारण रहा हो, इतना विस्तार से चर्चा करने कोई फायदा नहीं है। फिर यह विवाह लाखा के साथ हुआ और इस शर्त से हुआ कि अंसाबाई का जो पुत्र होगा वे मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा, क्योंकि आपके पहले से ही पुत्र है, आपके पहले से ही पुत्र है और उनका नाम क्या है? चुंडा। अब शर्त यह है कि हंसाबाई के गर्भ से जो पुत्र होगा, गर्भ से जो पुत्र होगा वे मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। ये बात तब चुंडा को पता लगी तो चुंडा ने ये कसम खाई कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा और आजीवन कुंवारा रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा। ऐसी ही प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ली थी। भीष्म पितामह ने ली थी, इसलिए इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। और फिर हंसाबाई का एक पुत्र हुआ मोकल। मोकल मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। तो ये कह रहा है। बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपके समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसे समझे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि महाराणा मोकल, मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि महाराणा मोकल का जो जन्म हुआ जो महाराणा लाखा की पत्नी हंसाबाई के गर्भ से हुआ। 1421 ईस्वी से 1433 ईस्वी तक मेवाड़ का शासक रहा था। बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट, महाराणा मोकल ने 1428 ईस्वी में रामपुरा का युद्ध में नागौर के फिरोज खां को पराजित किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3, महाराणा मोकल ने 1433 ईस्वी में जिलवाड़ा के युद्ध में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को पराजित किया था। ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें, महाराणा मोकल के दरबार में नेकराम, कृष्णछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट तथा रूप भट्ट नामक विद्वान निवास करते थे। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर ये सही है
और 4 नंबर सही है या गलत है, आप विचार कीजिए। हम ऑनलाइन नहीं है, लाइव नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आंसर होना चाहिए। अगर 4 नंबर सही है तो द, यदि 4 नंबर गलत है तो स। और आप दिमाग लगा के सवाल कर सकते हो। महाराणा मोकल के दरबार में नेकराम, कृष्णछोड़ भट्ट, रणछोड़ भट्ट तथा रूप भट्ट नामक विद्वान निवास करते थे। सही है तो द, गलत है तो स। और ध्यान रखना ये गलत है। क्यों गलत है? एक तो कृष्णछोड़ भट्ट और दूसरा रणछोड़ भट्ट, ये दोनों ही महाराणा मोकल के दरबार में नहीं थे। क्यों नहीं थे? देखिए, आपने एक राजा का नाम सुना होगा, जगत सिंह फर्स्ट। इनका शासनकाल रहा है 1628 से 1652। और इनके जो पुत्र थे उनका नाम है राज सिंह। राज सिंह और राज सिंह का शासनकाल रहा है 1652 से 1680। देखिए, जगत सिंह के समय एक प्रशस्ति बनी, जगन्नाथ राय, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति। और यहीं पे जगत सिंह के शासनकाल में एक मंदिर बना था, जगन्नाथ राय का मंदिर, जिसे जगदीश मंदिर कहते हैं। तो जगन्नाथ राय प्रशस्ति जगत सिंह फर्स्ट के शासनकाल में लिखी गई थी। और वे किसने लिखी? कृष्णछोड़ भट्ट ने। और रणछोड़ भट्ट को तो कौन नहीं जानता कि राज सिंह के दरबार में और जो राजसमंद झील है उसमें, उसके पास में एक राज सिंह प्रशस्ति जो लिखी गई है 25 शिलालेखों पर, तो राज सिंह प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट के शासन, रणछोड़ भट्ट ने लिखी थी। तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि कृष्णछोड़ भट्ट इनके दरबार में नहीं था, क्योंकि जगत सिंह फर्स्ट के समय का है। और रणछोड़ भट्ट भी इनके दरबार में नहीं था, क्योंकि रणछोड़ भट्ट राज सिंह के समय का है। तो बहुत अच्छे सवाल है, आपकी समझ यहाँ विकसित हो रही होगी, हमारे सबकी दिमाग पे जोर पड़ रहा होगा। लेकिन मजा आ जाएगा लास्ट में जाके, इन सवालों को हम निकाल लेंगे। तो तय मानिए कि सवाल मैं ये नहीं कहता कि 100% यहाँ से आए, लेकिन काफी कुछ यहाँ से आपका इतिहास कवर हो जाएगा। 8 नंबर में कोई डिटेल से पढ़ाने वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बड़े ध्यान सुने आप लोग। नंबर 1, महाराणा कुंभा के संबंध में हमें बात करनी है। नंबर 1, महाराणा कुंभा ने 1437 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खलजी को सारंगपुर युद्ध में पराजित किया और विजय के उपलक्ष्य में भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। बिल्कुल सही है। 2 नंबर, महाराणा कुंभा और मारवाड़ के शासक राव जोधा के मध्य 1457 ईस्वी में आवल बावल की संधि हुई थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। पॉइंट नंबर 3, मेवाड़ आक्रमण को लेकर गुजरात और मालवा के शासकों के मध्य 1458 ईस्वी में चंपानेर की संधि हुई थी। ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि संधि 1458 में नहीं हुई, 1456 ईस्वी में हुई थी। इसका मतलब ये बात गलत है। पॉइंट नंबर 4, महाराणा कुंभा ने भीलों के प्रभाव को रोकने के लिए मचान दुर्ग का निर्माण करवाया। ध्यान रखना, ये बात भी गलत है, क्योंकि मचान दुर्ग का निर्माण जरूर करवाया था, लेकिन ये जो मेर लोग हैं, मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए करवाया था, मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए करवाया था। और हम बात करें कि भीलों के प्रभाव को रोकने के लिए जो किला बनवाया, उस किले का नाम है भौमट दुर्ग, भौमट दुर्ग। तो 4 नंबर भी गलत है, क्योंकि मचान दुर्ग का निर्माण मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए करवाया था और भीलों के प्रभाव को रोकने के लिए जरूर एक दुर्ग बनवाया, लेकिन वे दुर्ग कौन सा था? भौमट का दुर्ग। इसका मतलब इसमें 1 नंबर और 2 ही नंबर सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2, यानी हमारे पास में क्या आएगा? ए। अब हम लोग कहानी समझाता हूं कि इन पॉइंटों की क्या कहानी है, मेरे साथ जुड़िए आप लोग। देखिए कि हमारे पास में ये जो राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है, राजस्थान का मानचित्र ये रहा, बहुत अच्छी तरीके से समझना आप लोग। ये रहा,
हमारे पास यहाँ मेवाड़ है, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ, ये मेवाड़ है, और नीचे की तरफ हमारे पास मालवा है, ये रह गया मालवा। और इधर की हम बात करें तो हमारे पास में गुजरात है। क्या है? गुजरात। यानी ये स्थिति हमारी बन गई। मेवाड़ में मोकल एक राजा था, मोकल, और मोकल के पुत्र हैं, उनका नाम क्या है? कुंबा। कि मोकल का सौभाग्य था, मोकल का सौभाग्य था, किसका? मोकल का सौभाग्य था। यानी मैं ये समझा रहा था कि मोकल मोकल और मोकल की पत्नी सौभाग्यवती, सौभाग्यवती, सौभाग्यवती। आपको जैसे जानकारी में है कि ये वीडियो जो मैं आप लोगों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये पार्ट ये मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि स्टूडियो जा नहीं पा रहा, इसलिए तो हो सकता है कि बीच में थोड़ा थोड़ा कोई ऐड वगैरह मैसेज वगैरह आ जाए, तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। देखिए, इस पार्ट का यही उद्देश्य है कि आप लोग तक हम लोग जुड़े रहें, और आपको लॉकडाउन घर बैठे हैं आप लोग, तो हम लोग जितनी हमारी मदद हम लोग कर सकते हैं, मानव होने के नाते आपकी मदद करें, और हम सबकी भगवान मदद करेगा, चिंता ना करें आप लोग। देखिए, मोकल की पत्नी सौभाग्यवती, सौभाग्यवती का पुत्र कौन है? कुंबा। याद कैसे करेंगे? देखो, मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंबा जैसा पुत्र मिला। मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंबा जैसा पुत्र मिला। अब क्या हुआ कि मोकल है, कौन है? मोकल, ये रहे। मोकल की जो हत्या है वे अक्का, एक नाम मेरा, दूसरा नाम महपा, तीसरा नाम चाचा, चौथा नाम मेरा। अक्का, महपा, चाचा और मेरा ने मोकल की क्या कर दी? हत्या कर दी। 4 नाम आप याद रखें, रटना नहीं है बिल्कुल। देखिए, अक्का, महपा, चाचा और मेरा। अक्का ने महपा से कहा चाचा है मेरा। अक्का ने महपा से कहा चाचा है मेरा, तेरा नहीं भाई। अक्का ने महपा से कहा चाचा है मेरा। चारों याद हो गए? अक्का, महपा, चाचा और मेरा। मोकल की हत्या करने के बाद में ये लोग मालवा के राजा के पास गए। मालवा के राजा महमूद खिलजी था। महमूद खिलजी के पास जाएंगे। हालांकि चाचा और मेरा को पहले ही मार दिया जाएगा। अक्का और महपा जो मोकल के हत्यारे हैं, कुंबा इन्हें मारना चाहेगा, क्योंकि मोकल का बेटा कुंबा था। तो ये दोनों अक्का और महपा मालवा के राजा महमूद खिलजी के पास चले गए। मैं आपको 1 नंबर का ही जवाब दे रहा हूं, क्योंकि सारंगपुर का युद्ध मुझे बताना है कि सारंगपुर का युद्ध क्यों हुआ था। देखिए, मैं आपको ये समझा रहा हूं कि ये जो मेवाड़ है, ये रहा, ये मेवाड़, ये गुजरात। दूसरा हम बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास में मालवा, इधर मालवा, इधर गुजरात, इधर मेवाड़। अब क्या हुआ कि ये जो अक्का और महपा है, ये अक्का और महपा यहाँ से भाग जाएंगे, और भागने के बाद में जो मालवा का राजा है उनका नाम है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी, महमूद खिलजी, ध्यान रखना, महमूद खिलजी मालवा के राजा हैं, और 2 महमूद खिलजी हुए हैं। एक महमूद खिलजी कुंबा के समय है, जिसे फर्स्ट कहेंगे। एक महमूद खिलजी जो महाराणा सांगा के समय होगा, उसे महमूद खिलजी सेकंड कहेंगे। इन्होंने क्या दे दी? शरण दे दी। शरण दे दी तो कुंबा है, वे कुंबा इनसे कहेगा कि आप मेरे पिता के हत्यारों को वापस लौटा दो। महमूद खिलजी नहीं लौटाएगा, तो कुंबा आक्रमण कहां करेगा? मालवा में। ध्यान रखना, कुंबा आक्रमण नहीं कर रहा। एक बात समझे पहले कि इन दोनों के बीच में सारंगपुर का युद्ध होगा 1437 ईस्वी में। सारंगपुर का युद्ध क्यों हुआ पहले तो समझ में आ गया, क्योंकि कुंबा के पिता के हत्यारों को मालवा के राजा महमूद खिलजी ने शरण दे दी थी। कुंबा ने मांगा, महमूद खिलजी ने वापस नहीं लौटाया, तो कुंबा ने आक्रमण किया। ये वजह थी सारंगपुर के युद्ध की। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ। अब सवाल ये कि हुआ कहाँ? तो ध्यान रखना, महमूद खिलजी आक्रमण नहीं कर रहा, आक्रमण कुंबा कर रहा है। और कहाँ कर रहा है? मालवा। मालवा मतलब मध्य प्रदेश। तो सारंगपुर कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। क्लियर, समझ में आ गया? और इस युद्ध में
महाराणा कुंभा की विजय होगी। और महाराणा कुंभा भगवान विष्णु के भक्त थे, तो इन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मुझे एक विजय प्राप्त हुई है। तो इसके उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। सारंगपुर युद्ध के उपलक्ष्य में, विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। 1440 में विजय स्तंभ का निर्माण शुरू किया और 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ का निर्माण पूर्ण हुआ। 1 नंबर पॉइंट समझ में आ गया। चलिए आगे पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें। देखिए पॉइंट नंबर 2 की जो स्थिति बनेगी, कहानी बनेगी, उसे समझिए आप लोग। हम बात करें, ये जो राजस्थान का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा, इसके हम 2 पार्ट करेंगे। नीचे की तरफ मेवाड़ वाला पार्ट है, मेवाड़, और ऊपर की तरफ मारवाड़ वाला पार्ट है, मारवाड़। मारवाड़ के राजा थे, उनका नाम था रणमल, और रणमल के पुत्र हैं जोधा। क्या नाम है? जोधा। और जोधा की पुत्री है, उनका नाम है श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी। इधर देखें मेवाड़, मेवाड़ में कुंभा है, कुंभा, और कुंभा के जो पुत्र हैं उनका नाम है रायमल। देखिए आप सब जानते हो कि मारवाड़ का रणमल कूटनीति से मेवाड़ पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन महाराणा कुंभा ने एक दासी हुआ करती थी बहारमली नामक दासी से मारवाड़ के शासक रणमल को जहर देकर रणमल को मरवा दिया था। तो बताया जाता है कि राव जोधा वहीं थे, राव जोधा वहां से भाग गए। यानी मारवाड़ के राजा रणमल को मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने एक दासी से जहर देकर मरवा दिया था, क्योंकि रणमल वहां कूटनीति से मेवाड़ को बर्बाद करना चाह रहा था और मेवाड़ पे कब्जा करना चाह रहा था। तो इसका मतलब मेवाड़ के राजा ने मारवाड़ के राजा को मरवा दिया, कुंभा ने रणमल को मरवा दिया। तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जो स्थिति है, वे स्थिति तनावपूर्ण बन चुकी है। अब इस तनावपूर्ण स्थिति को आगे जाके खत्म किया जाएगा, और खत्म इस तरीके से किया जाएगा कि मारवाड़ और मेवाड़ के राजा के बीच में संधि होगी। लेकिन संधि मेवाड़ के महाराणा कुंभा है और मारवाड़ के राव जोधा के बीच में हो रही है। तो राव जोधा की जो पुत्री है उसका नाम है श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का जो विवाह किया गया वे कुंभा के पुत्र रायमल से किया गया। यानी कुंभा के पुत्र रायमल, और इधर हम लोग बात करें जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी, दोनों का विवाह हुआ। इनके बीच में जो संधि हुई उस संधि को आवल बावल की संधि कहते हैं, और मैं इसको विस्तार से यह समझा रहा हूं, समझिए। देखिए ये हमारे पास स्थिति बनेगी, और इधर हम बात कर रहे हैं ये मारवाड़, और नीचे हम बात करें मेवाड़। मारवाड़ के शासक कौन है? राव जोधा। और मेवाड़ की बात करें तो महाराणा कुंभा। जोधा की पुत्री का नाम है श्रृंगार देवी, और कुंभा के पुत्र का नाम है रायमल। इन दोनों का क्या होगा? विवाह होगा। इन दोनों का विवाह होगा, और इस विवाह की जानकारी हमें चित्तौड़ की गोसुंडी बावड़ी मिलता है कि गोसुंडी बावड़ी का निर्माण श्रृंगार देवी ने ही करवाया था। विवाह हो गया। अब इस संधि को हम कहेंगे 1457 ईस्वी में हुई, इसे कहेंगे मारवाड़ और मेवाड़ की संधि। तो ये जो सीमा रेखा है, ये रही, ये सीमा रेखा बताया जाता है कि आंवला और बबूल के पेड़ों से बनाई गई। आंवला और बबूल के पेड़ों से बनाई गई, इसलिए इस संधि को इतिहास में आवल और बावल की संधि कहते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि आवल बावल की संधि क्या थी। चलिए आगे पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, उसकी कहानी भी जरा आप लोग सुन लीजिए। पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि ये जो मेवाड़ है, ये रहा, ये राजस्थान दिखाई दे रहा है। इधर की हम बात करें तो इधर हमारे पास में गुजरात है, ये गुजरात रहा, और गुजरात के जो शासक हैं उनका नाम है कुतुबुद्दीन शाह। ये कुतुबुद्दीन गुजरात के शासक हैं। मालवा की स्थिति हम पहले ही जान चुके हैं कि मालवा के शासक हैं महमूद खिलजी, और महमूद खिलजी भी फर्स्ट हैं। और मेवाड़ में कौन बैठा है? कुंभा। और हमने अभी पढ़ा है कि 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में
मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट महाराणा कुंभा से पराजित हो चुके हैं। तो मालवा के महमूद खिलजी फर्स्ट ने अब प्लानिंग की कि जो महमूद खिलजी मालवा का है, ये एक ताज खां नामक इनका दूत है। ताज खां को गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास भेजेगा, यानी मालवा का राजा ताज के लिए संधि करेगा। इसका मतलब इनके जो दूत है उनका नाम क्या है, ताज खां। और ताज खां कहाँ जाएंगे, गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास में। तो मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच में 1456 ईस्वी में, कब, 1456 ईस्वी में एक संधि होगी चंपानेर की संधि। और वे संधि कहाँ होगी, गुजरात में। यानी चंपानेर की संधि मालवा के राजा और गुजरात के राजा के बीच में हुई। और कब हुई, 1456 में हुई। और चंपानेर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। संधि किस लिए हुई, संधि इसलिए हुई कि देखो हम दोनों पड़ोसी हैं, ये मेवाड़ है, आप इधर से आक्रमण करना, मैं इधर से आक्रमण करूंगा, आप इधर से आक्रमण करना, मैं इधर से आक्रमण करूंगा, इधर वाला भाग आप ले लेना, इधर वाला भाग मैं ले लूंगा। ऐसी प्लानिंग चंपानेर की संधि में थी, गुजरात और मालवा के राजा के बीच में। लेकिन संधि 56 में हुई, यहाँ 58 दे रखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 गलत है। अब क्या किया कि दोनों सेनाओं ने आक्रमण किया, गुजरात की सेना ने भी और मालवा की सेना ने भी। आक्रमण कहाँ किया, कुंभा पर। ध्यान रखना, कुंभा आक्रमण नहीं कर रहा, आक्रमण दोनों कर रहे हैं। और इनके बीच में एक युद्ध होगा, बदनौर का युद्ध। और बदनौर पड़ता है भीलवाड़ा में। सीधी सी बात है, ये आक्रमण राजस्थान पे कर रहे हैं, मेवाड़ पे कर रहे हैं, और बदनौर का युद्ध होगा। तो बदनौर कहाँ होगा, राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सी जगह, भीलवाड़ा में। फिर से कुंभा बदनौर के युद्ध में भीलवाड़ा में होगा। इस युद्ध में विजय हुआ, और विजय हुआ तो इसके उपलक्ष्य में बदनौर में ही महाराणा कुंभा ने एक माता का मंदिर बनवाया, और उस माता का नाम क्या है, कुशाला माता। समझ में आ गया। कुंभा ने मालवा के राजा से 2 युद्ध लड़े। पहला सारंगपुर का युद्ध 1437 में विजय प्राप्त की, उपलक्ष्य में क्या बनवाया, विजय स्तंभ बनवाया। दूसरा युद्ध बदनौर का युद्ध हुआ भीलवाड़ा में। अब की बार क्या किया इन्होंने, गुजरात और मालवा दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया बदनौर युद्ध में, और बदनौर युद्ध में भी विजय प्राप्त की। और इसके उपलक्ष्य में क्या बनवाया, कुशाला माता का मंदिर बनवाया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। पॉइंट नंबर 4, सीधा सा सवाल कि मचान दुर्ग का निर्माण मेरों के प्रभाव को रोकने के लिए और भीलों के प्रभाव को रोकने के लिए भौमट दुर्ग, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। तो 9 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए समय लग रहा है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 120 क्वेश्चन है, और 120 क्वेश्चन से हैं तो इन्हें लगभग 12-13 घंटे में हम लोग को कवर करेंगे। शायद पूरा कंप्लीट इतिहास में कवर कर दूंगा आपका। यहाँ हम लोग बात करें कि महाराणा कुंभा के संबंध में 4 पॉइंट लिखे हैं, एक एक की चर्चा कर लें। महाराणा कुंभा के समय कवि मेहा ने तीर्थमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी, बिल्कुल सही है। दूसरा हम लोग बात करें, महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। पुस्तक वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 3, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ के प्रमुख शिल्पी जेता, नापा, पोमा और पुंजा थे। ये बात भी सही है। पॉइंट नंबर 4, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज को ग्रंथों का शिरोमणि कहा जाता है। यह ग्रंथ पाठ रत्नकोश, रस रत्नकोश, वाद्य रत्नकोश, गीत रत्नकोश व नृत्य रत्नकोश नामक 5 भागों में बटा हुआ है। बताइए दोस्तों, ये सही है या गलत है, ये सही है या गलत है। और ये सवाल एक अधीनस्थ बोर्ड एक एग्जाम में पूछ भी चुका है कि संगीत राज नामक ग्रंथ है, ये कितने भागों में बटा हुआ है, कितने भागों में है, कितने भाग हैं इसके। इसीलिए मैंने 5 भाग तो लिखे हैं, लेकिन 5 भागों के भी नाम लिखे हैं, और ये भी 4 नंबर भी सही है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज को ग्रंथों का शिरोमणि कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और यह ग्रंथ पाठ रत्नकोश,
रस रतन कोश, वाद्य रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश नामक 5 भागों में बटा हुआ है। बिल्कुल सही है। और ये सवाल आगे भी हो सकता है एग्जामिनर हमसे पूछे। अब तो ये पूछा गया था कि संगीत राज कितने भागों में बटा हुआ है, अब की बार ये भी पूछ सकता है हमसे निम्न में से कौन सा भाग संगीत राज का नहीं है। तो कितने भाग हैं? 5। इसका मतलब चारों ऑप्शन हमारे पास में सही हैं, और चारों ऑप्शन सही हैं तो आंसर क्या बनेगा? द। चेक करते हैं कोई कहानी बनती है क्या। देखिए, पहले ऑप्शन में कोई कहानी नहीं बनेगी, दूसरे में कोई कहानी नहीं बनेगी। आप सब जानते हो कि महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। वीर विनोद के रचनाकार श्यामल दास हैं, उन्होंने ये कहा है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। हो सकता है मेवाड़ में ही 84 दुर्ग पूरे नहीं हो, लेकिन जो बात लिखी उसमें विश्वास करना पड़ेगा। तो कुंभा को दुर्ग निर्माता कहते हैं, कोई विशेष बात नहीं है। पॉइंट नंबर 3, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ के प्रमुख शिल्पियों की बात की गई है, इसमें भी कोई समझने वाली बात नहीं है। पॉइंट नंबर 4 की हम बात करें, महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज को ग्रंथों का सिरमौर कहा जाता है। बिल्कुल सही है। यह ग्रंथ 5 भागों में विभाजित है। पांचों के नाम मैं आपको याद करवा देता हूं, यह काम कर देता हूं। देखिए, पाठ मैंने लिखा है, पाठ का रस वाद्य से आता है, गीत से आता है और नृत्य से आता है। यानी महाराणा कुंभा संगीत राज में जो पाठ का अगर रस प्राप्त करता था तो 3 तरीके से आ सकता है, या तो बजाने से, या गाने से, या नाचने से। तो पाठ का रस प्राप्त करता है कौन? कुंभा। तो बजाता भी है, गाता भी है और नृत्य करता भी है। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। तो इस कड़ी में हमने 10 सवालों को हल किया है। पहले बता चुका हूं कि कुल मिला के 120 सवाल है, 120 सवाल हैं, और 120 सवालों की हम लोग बात करेंगे तो समय हमें लगेगा। आप देख रहे होंगे कि 120 सवाल हैं। ये 120 सवाल नहीं है, इनमें पूरा राजस्थान का इतिहास समाहित है। पूरे राजस्थान का इतिहास क्यों है? क्योंकि यहां मैंने इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए हैं कि एक सीक्वेंस में क्वेश्चन हो, एक क्रमबद्ध रूप से क्वेश्चन हो, एक राजा पूरा हुआ दूसरे राजा से जोड़ने का क्वेश्चन हो। बहुत महत्वपूर्ण बातों की मैंने यहाँ बात इन क्वेश्चनों में डाला है। तो इनसे मैं आपका पूरा राजस्थान का इतिहास रिवाइज करवा दूंगा, पूरे राजस्थान का इतिहास। और 10 या 12 घंटे में हम पूरे राजस्थान के इतिहास की चर्चा कर लेंगे। लेकिन ये पार्ट 10 या 12 बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि मैं सीधा सीधा क्वेश्चंस नहीं थोप रहा, मैं उन पर चर्चा करना चाहता हूँ, वास्तविकता में आपको कुछ देना चाहता हूँ। मेरा उद्देश्य बस यही है कि आप लोगों की एक सेवा करें। जो बच्चे कोचिंगों तक नहीं आ पा रहे, या लॉकडाउन की वजह से, या लॉकडाउन नहीं भी है लेकिन पैसे की वजह से, आर्थिक मंदी के कारण, या उनके पास पैसा नहीं है, समय का अभाव है, तो वे गरीब भाई बहन हैं जो भी हैं, या पैसे वाले में कोचिंगों तक नहीं आ पा रहे, तो प्रयास यही है कि मैं छोटे छोटे पार्ट करके आप तक पहुंचा पाऊं। जितनी मेरे से सेवा बन पाएगी आप लोगों को कर पाऊंगा। पुनः प्रयास ये किया जाएगा, रोज एक वीडियो हम लोग रखेंगे, प्रयास करेंगे 1 या 2 जो भी है, लेकिन पक्का कम से कम 1 तो रखूंगा। और 10 या 12 दिन में 120 क्वेश्चन आपको पहुंचा दूंगा। पीडीएफ में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पीडीएफ या तो आपको लिंक में मिलेगा या रायथान टेलीग्राम पे मिलेगा, जो भी मिलेगा तो आपको बता दिया जाएगा। आप लोग इसका पुनः एक बार अभ्यास कर लेना। आप सबको मेरा नमस्कार, सभी को राम राम। नमस्कार सभी को, पुनः एक बार राम राम। सबका आप लोगों का धन्यवाद। फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से।